भाई राजदेव सर, आपका अपना YouTube चैनल जीएस विथ राजदेव सर के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, इन सबों के बारे में। और ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि देश के हर एक नौजवानों, हर एक देशवासियों के लिए ज़रूरी है। ये पुराना इतिहास हमें बताता है कि ब्रिटेन लोग अर्थात अंग्रेजी सरकार हमारे यहाँ आई और किस प्रकार से यहाँ हम लोगों के सामने वो व्यवहार कर रहे थे और हम लोग किस प्रकार से उसका सामना किए और किस तरह से हमें आज़ादी मिली। इन सबों के बारे में आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे रॉलेट एक्ट। आखिर रॉलेट एक्ट होता क्या है, इसे क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। आखिर इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून क्यों कहा जाता है? रॉलेट एक्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रॉलेट एक्ट हम लोग जो पढ़ते हैं, इसका नाम रॉलेट एक्ट ही क्यों पड़ा, इसका रीजन क्या है? तो रॉलेट एक्ट का नाम इसलिए पड़ा चूंकि जब अंग्रेजी सरकार बहुत से लोगों को यहाँ मारपीट कर रही थी, पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे रही थी, तो यहाँ से भी हिंदुस्तान के लोग भी, यहाँ के हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, ये भी उन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे, वैसा ही पेश आते थे। उन लोग के हथियार को छीन करके और उन्हीं लोग के ऊपर गोली दागा करते थे। तो अंग्रेजी सरकार को लगा कि हम लोग को और भी इन लोगों को दबाना होगा और इतना अधिक दबाना होगा ताकि इन लोग आगे हम लोग के ऊपर आंख दिखाने का साहस नहीं कर सके। तो उस समय एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट। तो सिडनी रॉलेट के तहत उसी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया, इसीलिए उसका नाम एक्ट माने कानून होता है, सिडनी रॉलेट एक्ट दिया गया नाम, सिडनी रॉलेट एक्ट। यह कमेटी सन 1917 में गठित हुआ था और इस कमेटी का नियम यह था कि कोई भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर उसको पकड़ करके और जेल के अंदर डाल दिया जाता था, या तो वहीं उसको किसी भी पेड़ में लटका करके फांसी दे दिया जाता था, आजीवन कारावास दे दिया जाता था। बहुत से किताबों में लिखता है कि मात्र 2 साल के लिए इसके आधार पर सजा दिया जाता था। तो बहुत से किताबों में यह भी लिखता है कि इसका अनिश्चितकालीन के लिए भी जो है सो सजा दे दिया जाता था। इस प्रकार से अंग्रेजी सरकार हमारे हिंदुस्तान के क्रांतिकारी लोगों पर व्यवहार करते थे और वो सब हमें क्रांतिकारी नहीं कहते थे, आतंकवादी कहा करते थे। जबकि आतंकवादी का रोल वो सब निभा रहे थे हमारे ही देश में आकर के और हमारे ही लोगों को कुचलने का काम कर रहे थे और आतंकवादी हमें कह रहे थे। इस प्रकार से ये जो सिडनी रॉलेट एक्ट है, इसकी अध्यक्षता में जब कमेटी बना, तो इसको आज भी हम लोग संविधान के पन्नों को अगर यदि उल्टा के देखें तो जो रीट मिला हुआ है 5, उसमें से आप लोग देखते होंगे एक रीट ऐसा भी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस बोला जाता है। उसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर यदि आप पकड़ते हैं तो उसको हिरासत में लेने का कारण बताना होता है। 24 घंटे सशरीर उसको जज के सामने प्रस्तुत करना होता है, उसको अपने पसंद का वकील करने की आज़ादी है। लेकिन उस समय यह आज़ादी नहीं थी, अर्थात इसे हम बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। बिना दलील, काला कानून भी इसे ही कहा जाता था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून इसलिए चूंकि रॉलेट एक्ट के तहत अगर यदि आपको पकड़ा जाता है तो आप ना ही उसके प्रति कोई अपना वकील कर सकते हैं, ना ही किसी प्रकार से आप अपील कर सकते हैं और ना ही आपकी किसी भी प्रकार की दलील चलनी है। तो ये तो बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा था हमारे देश के लोगों के साथ, हमारे क्रांतिकारी लोगों के साथ जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उन लोगों के सामने यह काला कानून प्रस्तुत किया गया था और इसीलिए यह सब दुखी होकर के और सन 1919 में यानी 6 अप्रैल 1919 में
गांधी जी द्वारा एक देशव्यापी हड़ताल किया गया। देशव्यापी हड़ताल। हालांकि उस समय गांधी जी एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में नहीं उभरे थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सन 1893 ईस्वी में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला नामक सेठ व्यापारी के केस में लड़ने के लिए, और वहां सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में 15 से 17 में वहां काम किए थे, और 1919 में यहाँ आए तो एक बहुत बड़ा चेहरा नहीं थे, लेकिन यह भी आंदोलन देशव्यापी हड़ताल बहुत सारा विकराल ले लिया था, और इस विकराल से अंग्रेजी सरकार बहुत दुखी हो गई थी। लग रहा था इस आंदोलन के तहत कि हम लोग का हार हो जाएगा। तो यहाँ 6 अप्रैल में यह हुआ। तो आगे उन्होंने एक रणनीति बनाया अंग्रेज सरकार ने, और इस रणनीति के तहत आगे बताते हैं। देखिए, अब इस सब की रणनीति ने 9 अप्रैल 1919 को पंजाब जो अमृतसर में पड़ता है, 2 बहुत बड़े चेहरे जिनका नाम डॉक्टर सतपाल सिंह और दूसरा सैफुद्दीन किचलू, ये 2 बहुत बड़े चेहरा थे। ये पंजाब अमृतसर के 2 बहुत बड़े चेहरे थे, डॉक्टर सतपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू। अंग्रेजी सरकार ने एक रणनीति बना ली थी, जो आवाज को उठाते थे उन्हीं को पकड़ में और हिरासत में डाल देते थे, पकड़ लेते थे, ताकि और भी लोग इसके प्रति आवाज नहीं उठा पाए। लेकिन हमारे नौजवान मानने वाले कहाँ थे। 9 अप्रैल 1919 को इनको जब पकड़ लिया गया, तो देखिए क्या होता है कि 10 अप्रैल 1919 जो तत्कालीन डीसी थे वहां, तो डीसी के घर के आगे वो सब धरना दे दिए, और हिंदुस्तान वाले बोले, यहाँ के क्रांतिकारी ने, हम लोग को न्याय चाहिए, बताना होगा आप लोग को कि हमारे 2 जो बहुत बड़े चेहरा थे डॉक्टर सतपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू आखिर क्यों पकड़ा गया, हिरासत में लेने का वजह क्या है, कारण बताइए। और 2 दिन तक उनके घर के सामने धरना प्रदर्शन में लगे रहे, लेकिन डीसी से कोई जवाब नहीं आया। जब तीसरा दिन चौथा दिन बीतता गया, समय आगे, तो डीसी ने अचानक वहां गोलियां चला देने का आदेश दिया और बोला कि इन लोगों पर फायरिंग किया जाए। तो वहां पर फायरिंग कर दिया और 2 से 4 लोगों की मृत्यु हुई। ये अंग्रेजी सरकार के अनुसार से 2-4 लोगों की मृत्यु, लेकिन कांग्रेस के कार्यकारिणी सभा के अनुसार हमारे हिंदुस्तान के लोगों का मृत्यु 20 से 22 लोगों का हो चुका था। हालांकि ये सब छुपाते थे, वास्तविक तो यह था कि 20 से 22 लोगों का मृत्यु हो चुका था यहां भी। अब देखिए, इस तरह का जब आंदोलन भड़क उठा हमारे देश में, तो नौजवान लोग क्या किए, 11 अप्रैल का जब समय आया, एक दिन बाद एक लेडी महिला जो अंग्रेजी सरकार की थी, इंग्लिश मिशनरी स्कूल चलाती थी, वो अपना स्कूल बंद करने के लिए जा रही थी, इसलिए ताकि यहां जब लोग भड़क गए, गोलियों से फायरिंग हुआ, तो हिंदुस्तान के लोग ने डीसी के घर को ही जला डाला, पूरा घर को उनको राख कर दिया था। तो ये महिला को लगा, जो इंग्लिश मिशनरी विद्यालय चलाती थी, कि हमको अपना विद्यालय बंद कर देना होगा, वहां छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं तो इस आवेश में अगर यदि जला देंगे तो मेरे बच्चे भी क्षति हो जाएंगे। अब वो जा रही थी, तो हिंदुस्तान वाले ने थोड़ा सा उसके सामने बाल पकड़ के और 2-4 धक्का मुक्की किया, थोड़ा सा ही किया कि अंग्रेजी सरकार इस पर एक्शन ले ली, और इतना बड़ा एक्शन ले लिया कि बोला इस गली से जो भी हिंदुस्तान के लोग जाएंगे उनको क्रॉल करके जाना होगा। अर्थात कहने का मतलब यह होगा कि पेट के बल पर लेट के जाना होगा, इस गली में पार करना होगा, जिस तरह से सांप चलते हैं, ताकि हिंदुस्तान वाले लोगों को पता चले कि मैंने कितना बड़ा गलती किया। और यहाँ देखिए, हमारे लोगों का 20 से 22 लोगों का जो फायरिंग के द्वारा मौत हो गया, ये कोई बड़ी गलती नहीं उन लोगों के लिए, लेकिन हम लोग जो थोड़ा सा हिंदुस्तान के लोग खींचातानी उसके साथ धक्का मुक्का किया कि इतना बड़ा गलती हो गया। तो इसी को लेकर के फिर यहाँ के नौजवान ने
तो देखिए 11 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल 1919 एक सभा होना था और हमारे हिंदुस्तान के क्रांतिकारी नौजवान लोगों ने सोचा कि 13 अप्रैल को हम लोग को एक जनसभा करना है। हम लोग को ये सब इतना अत्याचार कर रहा है कि सांप जैसा रेंग के चलना होगा उस गली में। और हमारे दो नौजवान जो बहुत बड़ा चेहरा था उनको भी हिरासत में ले लिया और बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील जैसे कानून को हमारे सामने ला दिया। तो इन लोगों को हम लोग सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे और तगड़ा और ठोस जवाब इनको देना होगा। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिनका जालियांवाला बाग जो 5 से 7 एकड़ में फैला था ये जगह, तो उस समय 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी मेला भी लगता था, बैसाखी उत्सव, और यहां पशुओं का भी मेला लगता था। और वहीं आप लोग पढ़े होंगे कि एक गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, तो यहां लोग पंजाब बैसाखी उत्सव में काफी लोग आए थे मेला देखने के लिए। और पशुओं का मेला में भी काफी लोग आए थे क्रय विक्रय करने के लिए। और इस मेला में अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आए थे, महीने 2 महीने के बच्चे से लेकर के और 80 साल के बूढ़े तक यहाँ आए थे। और गोल्डन टेम्पल में घूमने के लिए भी यहाँ बहुत से लोग घूमने के लिए आए थे, इसको देखने के लिए पर्यटक स्थल के रूप में था। तो लोगों एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक पंजाब का गवर्नर जो था वो डायर ठीक 2 बजे मेले को बंद करवा दिया। अब जब मेले को तुरंत बंद करवा दिया गया, पता ही नहीं चला कि किस लिए मेले को बंद करवाया जा रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे, कोई माँ के साथ, कोई पिता के साथ, कोई अपनी वाइफ के साथ, कोई भतीजी के साथ, तरह तरह के लोग आए थे। तो सोचे कि कहाँ जाते, तुरंत तो घर नहीं जा सकते थे, उस समय तो उतना व्हीकल्स के साधन नहीं थे। तो वहीं बगल में जालियांवाला बाग जो मैदान था, जालियांवाला बाग में आ गए। और यहाँ कहने को तो 5 गेट थे, लेकिन 5 गेट सब बंद थे। एक ही गेट था मात्र आने जाने के लिए, वो भी संकीर्ण। और ये चारों तरफ से इनका जो हाथा था, ऊंचाई जो था 10 फीट तक था। तो यहाँ जो मेला में था, मेला में ये जो पशुओं का मेला हो गया, बैसाखी उत्सव में, गोल्डन टेम्पल में, यहाँ कम से कम इतिहासकार लिखते हैं कि 15,000 से एबव लोग आए थे देखने के लिए। अब ये 15,000 भीड़ कहाँ जाएगी? सब आने लगे। 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ आ गए, सब यहाँ भीड़ हो गई 15,000 से ऊपर भीड़। और ये जो हमारे क्रांतिकारी थे, इनका विचार था कि हम लोग को 4 से 5 बजे तक यहाँ पहुंच जाना है और एक जनसभा करना है। लेकिन ये सब अननोन पर्सन थे, ये सब नहीं जान रहे थे कि हम लोग यहाँ एक सभा होने वाला है। ये सब आ गए थे और 4 से 5 बजे यानी 5 बजे तक यहाँ 5,000 लोग और भी आ गए। 5,000 लोग और भी क्रांतिकारी लोग आए। और एक स्वाभाविक सी बात है, जब इतना भीड़ हो और कोई स्पीच दे रहा हो तो अननोन पर्सन भी जो उधर से गुजरते हैं वो भी सोचते हैं रुक के देख लें क्या बात है, क्या जनसभाएं हो रही है। तो कुल मिला के 2 से 4,000 लोग यहाँ भी और ज्यादा आ गए। 2 से 4,000 लोग ऐसी देखने के लिए आ गए। कुल मिला के समझिए कि इसमें 25,000 की भीड़ हो गई। 25,000 का टोटल भीड़ हो गया। और इन 25,000 भीड़ में यहाँ 2 दिन पहले मार्शल लॉ लागू कर दिया था वो डायर ने। और मार्शल लॉ लागू किया था तो ये सब लोग जान नहीं रहे थे। और मार्शल लॉ लागू करने का मतलब ये हुआ कि 4 से अधिक व्यक्ति आप एक साथ नहीं रह सकते। आज मार्शल लॉ लागू होता है तो 1 घंटे के बाद हम लोग जान जाते हैं। आज हम लोग संचार माध्यम से, जैसे फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, तरह तरह के माध्यम से, न्यूज से जान जाते हैं। लेकिन पहले ये साधन नहीं थे, इन लोग को पता ही नहीं चलता था। और जब ये सब आ रहे थे, यहाँ चारों तरफ से पुलिस घेरावा किया हुआ था और घुस रहे थे, फिर भी पुलिस नहीं बता रहे थे कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, आप लोग को यहाँ नहीं जाना है। ये सब सोच रहे थे, अंग्रेजी सरकार का जो चाकरी कर रहे थे कि हम लोग को मारने में मजा आएगा एक साथ जब भीड़ इकट्ठा होगी तब। और यहाँ 5:37 जब हुआ, 5:37 में जनरल वो डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। और ये 5:37 जब हुआ तो बोला वो डायर ने कि मात्र आप लोग के पास 3 मिनट का समय है और 3 मिनट में आप लोग निकल के जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग किया जाएगा। अब बताइए 3 मिनट में
25,000 भीड़ में अपने फैमिली को कैसे खोज पाते हमारे हिंदुस्तान के लोग। कोई बूढ़ी माँ के साथ आया था, किन्हीं के बच्चे थे, किन्हीं की वाइफ थी, कोई कहीं विश्राम कर रहा था पेड़ों के नीचे, कोई कहीं घूम रहा था, कोई कहीं टहल रहा था, कोई नींद में था। तो 3 मिनट तो बहुत कम समय होता है, लोग अपने फैमिली से मिल भी नहीं पाए और 5:37 में अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। और यहाँ पर ये गेट के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ से 50-50 पुलिस थे गोलियों को चलाने के लिए। और इतिहासकार लिखते हैं लगातार 10 मिनट तक गोली चलाई गई और ये 10 मिनट के अंदर 1650 गोलियां फायरिंग की गई, यानी 1650 गोलियां दागी गई हमारे हिंदुस्तान के लोगों पर। और ये भी वो डायरेक्ट की तरफ से आदेश था कि ज्यादातर जो गोली मारना है वो गेट की तरफ ही मारना है, चूंकि भीड़ में नहीं मारना है। जब गेट की तरफ हम लोग मारेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भीड़ में जो लोग हैं उथल पुथल होगा, आक्रोश होगा, तो गेट के तरफ से निकलना चाहेंगे। हमारा गोली बर्बाद नहीं होगा, गेट तरफ से जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जान जोखिम में होगा, खतरे में होगा, ज्यादा से लोग मरेंगे। और यहाँ 1000 से ऊपर लोगों की गोलियों से जान चली गई, 1000 से ऊपर लोग की मृत्यु हो गया। लेकिन अंग्रेजी सरकार के अनुसार मात्र 376 रिपोर्ट में बताया, मात्र 376 लोग ही मरे थे। और स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेज सरकार 376 ने बल्कि 1000 से ऊपर लोगों का जान ले लिया था। अब बताइए कि इतने लोगों का जो निहत्थे पर वार किया गया, कैसा व्यवहार रहा होगा। अभी जब हम लोग सुनते हैं तो शरीर कांप उठता है, आंखों से आंसू छलक उठता है कि इस प्रकार से निर्मम लोगों का जान लिया गया था। आज के डेट, इस 13 अप्रैल के डेट को हम कभी नहीं भूल सकते इतिहास के पन्नों में। और यहाँ पर जो महिलाएं आई हुई थी, यहाँ एक कुआं था और इस कुआं में जब गोलियों की अंधाधुंध फायरिंग 10 मिनट तक लगातार 1650 गोलियों को दागा गया, तो जानबूझ के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लिए हुए माताएं और बहनें कुआं में जानबूझ के छलांग लगा रही थी, इसलिए ताकि यहां जाने से पैर ही टूटेंगे, हाथ ही टूटेंगे, लेकिन जान मेरा सुरक्षित रह जाएगा। लेकिन देखिए इतना क्रूरता पूर्वक इन लोगों के साथ वो डायर ने किया। 8 बजे रात फिर से कर्फ्यू लगा दिया, चारों तरफ से पुलिस घेर दिया, इसलिए ताकि चूंकि गोली लगा था तो सब लोगों का मृत्यु नहीं हुआ था। 1000-1500 लोग मरे थे, बाकी 25,000 लोग थे तो इनमें मरे नहीं थे। किसी के पैर में गोली लगे थे, किसी के सीने में लगे थे, तो किसी का कहीं लगा था। ये सब बच सकते थे, अगर जिस समय पर इसको इलाज मिलता तो बच सकते थे, लेकिन ऐसा ना करते हुए और 8 बजे चारों तरफ से घेरावा कर दिया कि कोई व्यक्ति यहां आ जा नहीं सकता है। और इस कुओं से जब लाश निकाला गया तो 180 लाश इस कुएं से निकला। आज भी कहा जाता है कि उस कुएं से अगर यदि पानी निकालिए तो रक्त की बूंदें निकलती है। और गोलियों का फायरिंग दीवार में आज भी इतिहास गवाह है कि देखने को मिलता है। इस तरह का कारनामा और दुर्व्यवहार अंग्रेजी सरकार हम लोगों के पास करती थी। वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए कहने को तो हम घंटों बोल सकते हैं। फिर यहाँ तहकीकात कमेटी बनाई गई जिसमें मदन मोहन मालवीय को अध्यक्षता चुना गया और अंग्रेजों सरकार की तरफ से हंटर आयोग की कमेटी बनाई गई। फिर इन लोगों का कमेटी नाम मात्र का कमेटी रहा और हमारे भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े हस्ती लोग इनके सामने कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और इस कमेटी में ज्यादातर लोग जो उपाधि दिया गया था वो सब उपाधि। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि ये जो अंग्रेजी सरकार की काला सच्चाई थी हर एक लोग इनसे अवगत हो सकें और हमारे हिंदुस्तान के लोग कैसे अपने जानों को जोखिम में डाल करके और आज़ादी प्राप्त किए। हम लोग खुशनसीब हैं कि आज़ाद देश में हम लोग जन्म लिए, गुलामी का संघर्ष हम लोग नहीं जान पाए। और इससे अगर यदि आप लोग प्रभावित हैं और इस वीडियो को और लंबा चाहते हैं, इनसे जो तहकीकात कमेटी, हंटर आयोग कमेटी और ओ डायर को किसने गोली मारा, कहाँ गोली मारा, इन सब के बारे में चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें और बताएं। मैं पुनः उन वीडियो को बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।